नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है अभी, जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए। और मेरी ये जो क्वेश्चन है सीरीज है वही आपकी आगामी परीक्षा उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आता हूँ। पेपरों से निकाल कर, कोई बुक से निकाल कर, वही अलग अलग जगह से निकाल कर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। लेकिन ये नहीं भी कहीं से भी सीधा चेप दिया, बिल्कुल ही ये नहीं। कोई पेपर, हाँ पेपर से तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, पेपर से जो आपकी आगामी परीक्षा है डीएसएसबी की उसको ध्यान में रखते हो, और यूपी और यूकेएलटी ग्रेड की। आज का क्वेश्चन, आज के जो कुछ क्वेश्चन उठाए मैंने पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम से, तो दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा ये सीरीज़ मुश्किल रहने वाली है। इसमें आपका स्कोर 12-13 है तो कोई भी दिक्कत भी नहीं है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह क्वेश्चन सीरीज। भाई, खेल कूद मनोविज्ञान में एथलेटिक व्यक्तित्व की अवधारणा। खेल कूद मनोविज्ञान में एथलेटिक व्यक्तित्व की अवधारणा। इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एथलीट पर्सनैलिटी। भाई, एक खेल कूद मनोविज्ञान में एथलेटिक के पर्सनैलिटी की अवधारणा क्या भाई अधिक गंभीर हो चुकी है, स्पष्ट रूप से उभर कर आनी है, दूर की कोड़ी लाना इज ए फार फेच्ड आइडिया, एक असंभवता है, इम्पॉसिबिलिटी है। इम्पॉसिबल तो कोई भाई होता ही नहीं, कोई भी शब्द असंभव आपकी जो डिक्शनरी है उसमें नहीं होना चाहिए। तो खेल कूद मनोविज्ञान में एक एथलीट की अवधारणा, व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है भाई? इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एथलीट पर्सनैलिटी। आप अपना आंसर लगा लीजिए। अधिक गंभीर हो चुकी है, स्पष्ट रूप से उभर कर आनी है, दूर की कोड़ी लाना है, एक असंभवता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई स्पष्ट रूप से उभर कर आनी है। अभी जो खेल कूद मनोविज्ञान में एक एथलेटिक के पर्सनैलिटी है वो। आगे चलते हैं। एक नियम अनुसार स्विमिंग पूल के पानी का तापमान लगभग कितने डिग्री होता है? भाई, फीना के अनुसार आप देखोगे कई जगह है 28 से 30। जो एक्यूरेट है, जो भाई डीएसएसबी बोर्ड ने माना है वो कितना, आप अपना आंसर लगा लीजिए। 26 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री। भाई, फीना फेडरेशन द इंटरनेशनल डी नेशन, ये तैराकी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई। एक क्वेश्चन आपके लिए भी दे देता। जो मानक पूल, स्विमिंग पूल की लंबाई होती है 50 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर। 2.14 से लेकर 2.5 तक इसकी जो लाइन है उसकी चौड़ाई होती है, और स्पीयर हेड का सिद्धांत भी इसमें काम करता है जो स्विमिंग है। तो आपको बताना है। और गोल्डन शार्क, भाई जो खिलाड़ी हैं हमारे, माइकल फेल्प्स को भी कहा जाता है, और भाई यान थोर्प हैं खिलाड़ी, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं। और बुल्ला चौधरी जो इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय हैं। अलग अलग, निशा मिलेट इनका भी संबंध, रेहान पोंचा, निशा मिलेट, इनका संबंध तैराकी से है। और भाई स्टेफनी राइस का भी संबंध तैराकी से है। तो आपको बताना है फीना की स्थापना कब हुई। भाई, एक स्विमिंग पूल के पानी के में कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पानी? आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। फीना के अनुसार भी नेट पे मिलता है 28 से 30, लेकिन जो डीएसएसबी बोर्ड ने माना है वो 26 डिग्री सेल्सियस, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। और स्विमिंग पूल की जो गहराई है 1.80 मीटर मिनिमम होती है। भाई, निम्नलिखित में से प्रायोगिक रिसर्च में कार्यविधि की योजना किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोड्यूसर इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। निम्नलिखित में से प्रायोगिक रिसर्च में कार्यविधि की कार्य योजना, रिसर्च में ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? भाई, डिज़ाइन को, उपकरण को, नियंत्रण, प्रयोगशाला नियंत्रण को, वेरिएबल्स को। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। भाई, एक रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ब्लूप्रिंट की योजना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डिज़ाइन को। डिज़ाइन तैयार करना किसी भी रिसर्च में, उसका क्या होता है? ब्लूप्रिंट तैयार करना।
आगे चलते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान संबंधी मानदंड तभी सबसे ज़्यादा शुद्ध होंगे वे केवल प्रशिक्षित लोगों द्वारा निरीक्षित हों, अत्यंत विशिष्ट उपकरणों की सहायता से किए जाएं, उपयुक्त रूप से रिकॉर्ड किए जाएं, मापन के तुरंत बाद ही लिख लिए जाएं। तो भाई आपको बताना है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। मनोविज्ञान का जनक है विलियम वोंट, आपको ये भी याद रखना है। इनके सभी मानदंड सबसे ज़्यादा शुद्ध कब होंगे? जब प्रशिक्षित लोगों द्वारा निरीक्षित हों, अत्यंत विशिष्ट उपकरणों की सहायता से किए जाएं, उपयुक्त रिकॉर्ड से किए जाएं, मापन के तुरंत बाद ही लिख लिए जाएं। तो इसका राइट आंसर है भाई अत्यंत विशिष्ट उपकरणों की सहायता से किए जाएं, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में शारीरिक क्रियाकलाप का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से, भाई जो एडोलेसेंस है किशोर किस 12 से 18 जो वैसे है भाई। WHO ने 10 से 21 तक माना है भाई, अलग अलग जगह इसकी अलग अलग एजें दी गई हैं एडोलेसेंस की। तो किशोरों में शारीरिक क्रियाकलाप का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से होना चाहिए, विकास की ओर अनुमुख होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा की ओर अनुमुख होना चाहिए, उपलब्धि की ओर अनुमुख होना चाहिए, निष्पादन की ओर। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। किशोरों में शारीरिक क्रियाकलाप का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए उसमें? भाई निष्पादन क्या की ओर अनुमुख, या उपलब्धि की, या प्रतिस्पर्धा की, या विकास की। जो सबसे ज़्यादा चीज़ है डेवलपमेंट, विकास की ओर अनुमुख होना चाहिए किशोरों में शारीरिक शिक्षा का कार्यकलाप। आगे चलते हैं दोस्तों। एक मार्गदर्शक गतिविधि सामान्य रूप से होती है मौलिक स्किल, संशोधित स्किल, मनोरंजक स्किल, असंबद्ध स्किल। आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। एक मार्गदर्शक गतिविधि सामान्यतः किस रूप में होती है? इसका क्या राइट आंसर होगा भाई? आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। मौलिक स्किल, मौलिक कौशल, मनोरंजनात्मक खेल, मॉडिफाइड स्किल, या अंटरलेट स्किल। एक मार्गदर्शक गतिविधि सामान्य होती है किस रूप में भाई? आप अपना आंसर लगा लिया होगा। तो ये होती है मॉडिफाइड स्किल, संशोधित स्किल। भाई एक मार्गदर्शक आपकी जो कमियां हैं वो उनको दूर करेगा और उनको दूर करके आपको कौशल्य सिखाएगा, संशोधित स्किल। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई कितने व्यक्तिगत फाउल होने पर बास्केटबॉल में खिलाड़ी अयोग्य घोषित हो जाता है? बास्केटबॉल में बताया जाता है वैसे तो 108 फाउल होते हैं भाई। बास्केटबॉल में 4 ऑफ हो गए हैं 10-10 मिनट के। 28 × 15 इसका जो कोर्ट का मैदान का आकार है। और जेम्स नाइस्मिथ बास्केटबॉल का जनक है और अमेरिका में ही इसकी शुरुआत, अमेरिका को ही इसका जनक माना जाता है। 1895 के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है। और भारत में प्रथम बार बास्केटबॉल की शुरुआत चेन्नई से मानी जाती है। तो बास्केटबॉल के खेल में कितने व्यक्तिगत फाउल होने पर एक खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? आप अपना आंसर लगा लीजिए। 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5 कितने फाउल होने पर? वैसे तो 108 प्रकार के टाइप के फाउल हैं, लेकिन व्यक्तिगत फाउल इंडिविजुअल बास्केटबॉल में 5 खेलने वाले और 7 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं। और 5 फाउल करने के बाद खिलाड़ी मैच में नहीं खेल सकता। आगे चलते हैं दोस्तों। किस में मांसपेशी का संकुचन नहीं होता? कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशी, मनुष्य के शरीर में 639 मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। एक्टिन और मायोसिन जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, वही फाइबर रेड और वाइट फाइबर होते हैं, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच फाइबर। और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। सबसे ताकतवर मांसपेशी रेक्टस फेमोरियस है। और भाई कार्य के हिसाब से सबसे ताकतवर मांसपेशी कार्डिक मसल है, खिंचाव के हिसाब से सोलियस है और दबाव के हिसाब से जबड़े की मैस्टर्स है। तो इसमें किस में मांसपेशी का संकुचन नहीं होता? आइसोटोनिक वर्कआउट। आइसोटोनिक वर्कआउट में भाई इनमें गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इनमें बिल्कुल संकुचन होगा भाई। ब्लास्टिक खिंचाव वाली इसमें भी होगा। आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक में आइसोमेट्रिक और इनका मिश्रण है।
तो आइसोटोनिक व्यायामों की खोज की डी लून ने 1954 में, आइसोमेट्रिक की 1953 में हेडिंगर तथा म्यूलर ने, और भाई आइसोकाइनेटिक की करी 1968 में किसने भाई, पेरिन ने, और आइसोटोनिक की करी 1954 में डी लून ने, और ये भाई आइसोमेट्रिक की एडिंगर तथा म्यूलर ने 1953 में। बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर होगा भाई, इनमें न तो मांसपेशी का आकार घटेगा ना बढ़ेगा और तनाव बना रहेगा, ये इसका राइट आंसर है। जिन व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती उन्हें आइसोमेट्रिक व्यायाम कहा जाता है। आइसोकाइनेटिक का दूसरा नाम साइबैक्स है भाई, आइसोटोनिक को समशक्ति जोर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाला फेंक, भाला फेंक जेवलिन थ्रो में किस प्रकार की कुशलता होती है भाई? नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। 88.07 फेंक कर उन्होंने अब अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया है। पहले था 88.6, इनका रिकॉर्ड था, अब 88.07 है। नीरज चोपड़ा हरियाणा से संबंधित रखते हैं जेवलिन थ्रो के खिलाड़ियों, और देवेंद्र झांझरिया का संबंध भी जेवलिन थ्रो से एक पैरा एथलीट है। तो भाला फेंकते वक्त की किस प्रकार की कुशलता होती है? प्रक्षेपण, किसी चीज़ को फेंकने वाली कुशलताएं, ठेलने वाली प्रोपलिंग स्किल, फेंकने वाली थ्रोइंग स्किल, उठाने वाली लिफ्टिंग स्किल। तो भाई थोड़ा सा आपको इन दोनों में डाउट होगा, फेंकने वाली कुशलताएं और प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है भाई? किसी चीज़ को फेंकना, किस कोण से फेंका जाए कि वो अधिक से अधिक, और जो फेंकने में दूरी तय होती है उसे पैराबोला कहा जाता है, पैराबोला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रक्षेपण कुशलताएं, ये इसमें होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भाले का वजन है 600 ग्राम और पुरुषों के लिए 800 ग्राम, आपको ये भी याद रखना है। शारीरिक शिक्षण में औपचारिक निर्देशों के पश्चात सूचीबद्ध किया जाता है। शारीरिक शिक्षण में औपचारिक निर्देशों के पश्चात सूचीबद्ध किया जाता है। व्हाट इज लिस्टेड टू नेक्स्ट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन फिजिकल एजुकेशन? एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं, आउटिंग परिभ्रमण, एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। शारीरिक शिक्षण में औपचारिक निर्देशों के पश्चात सूचीबद्ध किया जाता है, इसका राइट आंसर है इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं। एक ही संस्थान के अंदर होने वाली प्रतियोगिताओं को इंट्राम्यूरल कहा जाता है। और भाई जैसे स्कूल मीट है, ये क्या है? इंट्राम्यूरल। कॉलेज मीट है, ये इंट्राम्यूरल है। एक्स्ट्राम्यूरल है जैसे इंटर कॉलेज है, इंटर यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ दांतों के दुश्मन है? दांत का जो दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है भाई। दूध के दांत 20 और वयस्क मनुष्य के 32। 4 प्रकार के दांत होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। काटने वाले, चीरने वाले, चबाने वाले और भाई चबाने वाले। और जो शरीर का सबसे कठोर भाग है एनामिल, दांतों की जो बाहरी परत है एनामिल की बनी होती है, आपको ये भी याद रखना भाई। कौन से उत्पाद दांतों के दुश्मन हैं? बेकरी उत्पाद, मेवे, बोनी मीट, चॉकलेट और च्युइंगम। आप अपना आंसर लगा लीजिए, आसान क्वेश्चन है। चॉकलेट और च्युइंगम इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना। आपको दांतों का भी याद रखना। दूध के दांत 20 और वयस्क मनुष्य के 32। 4 प्रकार के हैं भाई, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। और डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर को वन वर्ड में भी आ सकता है। और एनामिल की दांतों की बाहरी परत बनी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रैक एंड फील्ड मीट में नियुक्त किया गया मार्शल क्या सुनिश्चित करता है भाई? ट्रैक एंड फील्ड जो प्रतियोगिता है उसमें मार्शल का क्या काम होता है? इन ए ट्रैक एंड फील्ड मीट ए मार्शल इज अपॉइंट टू इंश्योर दैट, क्या सुनिश्चित करता है भाई? एथलीट द्वारा पूर्ण अनुशासन का पालन, अनाधिकृत व्यक्तियों को इवेंट मैदान से मुक्ति, यानी कि भी बाहरी व्यक्तियों को मैदान में आने से रोकता है। श्रोता मंडली उपस्थिति में अवांछित तत्वों को निम्न श्रेणी में रखना, पूरी हो चुकी खेल इवेंट्स का सही रिकॉर्ड रखना।
तो जो मार्शल है वो क्या काम करेगा भाई? रिकॉर्ड नहीं रखेगा, एथलीट द्वारा पूर्ण अनुशासन का पालन नहीं भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनाधिकारिक व्यक्तियों को इवेंट मैदान से मुक्ति, यानी कि बाहरी आदमियों को अंदर आने से रोकेगा। आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई एथलेटिक्स को खेलों की रानी भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1912 और भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1946। एक चुने हुए व्यक्तियों का समूह कितने सदस्य संख्या के ऊपर बड़ा नमूना माना जाता है? भाई कितने चुने हुए व्यक्तियों का समूह कितने सदस्य संख्या से ऊपर बिग सैंपल माना जाता है? 30 से 20 से व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या लगभग 30। आप अपना आंसर लगा लीजिए। कितने एक चुने हुए व्यक्तियों का समूह कितनी संख्या से ऊपर बड़ा नमूना माना जाता है? भाई 30 व्यक्तियों के ऊपर संख्या का समूह एक बड़ा नमूना माना जाता है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। हड्डी की अपने स्थान से हटने की घटना ज़्यादातर डिसलोकेशन होती है कौन से खेल में? भाई साइकिलिंग में, तीरंदाजी में, गोताखोरी में, जिम्नास्टिक में। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। जिम्नास्टिक का जनक जर्मनी को माना जाता है। भाई सबसे पुरानी जो फेडरेशन है वो जिम्नास्टिक की 1881 में, और जिम्नास्टिक सभी खेलों की जननी माना जाता है। और फ्रेडरिक लुडविग जान को जिम्नास्टिक का पितामह और ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक क्रिस्टोफर गट्समर्स को, और जो जिम्नास्टिक है वो भाई सभी खेलों की जननी के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई जिम्नास्टिक। इसके अलावा डिसलोकेशन भाई कुश्ती में और जूडो में भी ज़्यादा कंधे की डिसलोकेशन कौन से खेल में होगी? ज़्यादा जूडो में। और इसका जो राइट आंसर है इनके हिसाब से वो क्या है भाई? जिम्नास्टिक। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। गोलेबाजी में शॉट पुट में इसका उद्देश्य क्या है? शॉट इज पुट नॉट थ्रो, नो डाउट बट। भाई इसको रखना, पुट करना यानी कि रखना, इसका उद्देश्य क्या है? दूरी, ऊंचाई, गति, वेग। इसका क्या उद्देश्य? आप अपना आंसर लगा लीजिए। दूरी, ऊंचाई, गति, वेग। इसका जो राइट आंसर है वो है दूरी। और भाई महिलाओं के लिए गोले का वजन है शॉटपुट का 4 किलोग्राम और पुरुषों के लिए 7.26। आपको ये याद रखना है। वैलेरी एडम्स एक खिलाड़ी हैं शॉटपुट की, महिला खिलाड़ी, न्यूजीलैंड से संबंध रखती हैं। ओलंपिक में लगातार 3 ओलंपिक में इन्होंने पदक प्राप्त किए हैं। 2 बार गोल्ड है, 1 बार सिल्वर। और शायद वो जो खिलाड़ी जिसने गोल्ड जीता था यूएसए की, डोपिंग में फंस जाने के कारण तीसरी बार उनका गोल्ड माना गया है, वैलेरी एडम्स। आगे चलते हैं दोस्तों। शक्ति सिंह का संबंध भाई शॉटपुट से है। वॉलीबॉल में रेफरी के सहायक को कहते हैं? वॉलीबॉल में रेफरी के सहायक को कहते हैं? वॉलीबॉल का जनक है मॉर्गन भाई। 18x9 इसका जो कोर्ट होता है। खिलाड़ियों की संख्या 6 है और 6 एक्स्ट्रा। आपको ये याद रखना भाई, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है जो। और वॉलीबॉल में अटैक लाइन 3 मीटर की दूरी पर होती है। वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर मेल के लिए और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। आपको ये याद रखना है भाई। वॉलीबॉल में रेफरी का सहायक होता है संयोजक, कोऑर्डिनेटर, जज, टाइमकीपर, एम्पायर। आप अपना आंसर लगा लीजिए। वॉलीबॉल में रेफरी का सहायक होता है एम्पायर। ये इसका राइट आंसर है। और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए भाई। आपको बताना है वॉलीबॉल में कितने अधिकारी या एम्पायर हैं जो वो होते हैं टोटल, लाइनमैन, टाइमकीपर और सब कुछ समेत। आपको ये बताना है वॉलीबॉल में कितने अधिकारी होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कॉमनवेल्थ देशों में खेला जाने वाला अत्यंत प्रसिद्ध खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, हॉर्स पोलो, लॉन टेनिस। कॉमनवेल्थ देश कौन से हैं भाई? जो इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत 1930 में हुई हैमिल्टन में, और भारत ने 1934 में भाग लिया। और भारत की तरफ से राशिद अनवर खान ने प्रथम मेडल जीता था कॉमनवेल्थ खेलों में, और लीलाराम ने शायद प्रथम गोल्ड जीता है।
और पहला जो कांस्य पदक, पहला मेडल किसने जीता था भाई? राशिद अनवर खान ने। आपको ये भी याद रखना, कुश्ती के खिलाड़ी थे 1934 में। और भाई जो देश हैं, पहले इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, बाद में इनका नाम बदल दिया गया। तो इनमें कौन सा खेल अत्यंत प्रसिद्ध है? हॉकी, क्रिकेट, हॉर्स पोलो, लॉन टेनिस। भारत भी कॉमनवेल्थ देशों में आता है क्योंकि ये भी अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है। तो अंग्रेजों का जो पसंदीदा खेल था वो था भाई क्रिकेट। और ये इन खेल देशों में कौन सा खेल अत्यधिक प्रसिद्ध है? क्रिकेट। ये इसका राइट आंसर है। क्रिकेट का जनक WG ग्रेस को कहा जाता है और भारतीय क्रिकेट का पितामह CK नायडू को कहा जाता है भाई। आपको ये याद रखना है। और क्रिकेट का दूसरा नाम क्लब बॉल भी है। आगे चलते हैं दोस्तों। व्यवस्थित वजन की ट्रेनिंग किस में आश्चर्यपूर्ण विकास की ओर अग्रसर करती है? सिस्टमेटिक वेट ट्रेनिंग मे लीड टू ट्रिमेंडस डेवलपमेंट। भाई क्या विकसित करती है जो वेट ट्रेनिंग है? वेट ट्रेनिंग का जन्म कहाँ हुआ भाई? जर्मनी में। जर्मनी। फ्रेडरिक यान को इसका जनक माना जाता है, फ्रेडरिक यान को। इसमें बार बेल्स और डंबल्स का प्रयोग होता है। और वेट ट्रेनिंग से क्या डेवलप होता है? रिएक्शन टाइम, स्पीड मूवमेंट, मस्कुलर स्ट्रेंथ इंडोरेंस। आप अपना आंसर लगा लीजिए, आसान क्वेश्चन है। भाई वेट ट्रेनिंग का जनक जर्मनी है और फ्रेडरिक यान को इसका जन्मदाता माना जाता है। और इससे क्या विकसित होता है? इससे होता है भाई मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशीय ताकत विकसित होती है भाई वेट ट्रेनिंग से। आगे चलते हैं दोस्तों। कंपन या हलचल होता है जोड़ में, हड्डी में, मांसपेशी में, त्वचा में। आप अपने शरीर में भी महसूस कर सकते हैं कई बार। आप थोड़ा सा भाई इसमें हल्का सा डाउट में हो सकते हो दो ऑप्शन में। आप अपना आंसर लगा लीजिए। पहले तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा भाई वाइब्रेशन कहाँ होता है? जोड़ में, हड्डी में, मांसपेशी में, त्वचा में। जोड़ में नहीं होगा भाई, हड्डी में नहीं होगा। बाकी बचे दो ऑप्शन। मसल होती है अंदर और जो वाइब्रेशन होती है वो होती है त्वचा में। ये इसका राइट आंसर है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर को आकार प्रदान करती है। त्वचा की 3 परतें हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। आपको ये याद रखना है। और श्वेत ग्लैंड भी त्वचा में ही होती हैं, पसीने की ग्रंथियाँ। आपको ये भी याद रखना है भाई। त्वचा की 3 परतें हैं और त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो इसके डॉक्टर होते हैं, 1 वर्ड में ये आ सकता है भाई, इंग्लिश में भी। आगे चलते हैं दोस्तों। रिसर्च रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसका क्या मुख्य उद्देश्य होगा? शोधकर्ता की डिग्री पास के, प्रकाशन के बाद ज्ञान जगह जगह पहुंचा जा सके, विचारों और तथ्यों को दूसरों तक भेजा जा सके, वही विषय में अधिक रिसर्च की प्रेरणा दे सके। आप अपना आंसर लगा लीजिए, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई। रिसर्च रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? एक शोधकर्ता डिग्री पास के, प्रकाशन के बाद ज्ञान जगह जगह पहुंचा जा सके, विचारों और तथ्यों को दूसरों तक भेजा जा सके, विषय में अधिक रिसर्च की प्रेरणा दे सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विचारों और तथ्यों को दूसरों तक भेजा जा सके। कोई भी अनुसंधान का यही लक्ष्य होता है, रिसर्च की रिपोर्ट का। तो दोस्तों हमारी यह क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज का पेपर थोड़ा सा हार्ड था। आपको अपना जिसका स्कोर 10-12 तक भी है वो ठीक है। इस एग्ज़ाम में भाई थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज भी मुश्किल है। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।